Hello, aspirants, and welcome to the new video. Welcome to the new lecture of Indian Constitution, जहाँ पे हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरीज में देखो, लास्ट सीरीज के मतलब लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें एक कमेंट आया था कि सर पीडीएफ डाल दो। ठीक है, अब हो सके तो मैं पीडीएफ डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखो। लिखने से क्या होता है, एटलीस्ट एक चीज़ मेमोराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, तो मैं ये साथ ही साथ में चीज़ें मतलब दिमाग पे रखता हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठे हो। ठीक है, या फिर आप वीडियो देख लिया, उसके बाद आप खुद ब खुद लिख रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका मतलब एक पॉइंट बन जाता है। जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने पढ़ा नहीं है या फिर मेरे पास नोट पे नहीं है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करते और शुरू करते हैं हमारा पहला पहला लेक्चर, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यार, उससे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाओ, जुड़ जाओ। वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, प्रिपरेशन के लिए तुम्हें जो जो ज़रूरत है सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो यार, और शुरू करते हैं। देखो यार, संविधान बनाने के लिए जब भारत स्वाधीन हुआ, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश से, तो भारत को ज़रूरत था संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, एक ऐसा रूल का बुक जो पूरे भारत को चला सके। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया, जिसका पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ, मतलब स्वाधीनता से भी पहले। ठीक है, 1946 के 9 दिसंबर में पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मीटिंग हुआ। सर बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। असेंबली का पहला चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उन्होंने मतलब चेयरमैन का पद भार लिया था 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन देखो, पहला मीटिंग 9 दिसंबर को हुआ और चेयरमैन 11 दिसंबर को अपना मतलब सीट लिया, तो मिडिल पे 9-10 2 दिन के लिए इनिशियली चेयरमैन कौन था? जिसको मैंने देखो नीचे देखो पॉइंट लिखा है, इंटरिम, मतलब इनिशियली चेयरमैन था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद देखो वाइस चेयरमैन जो है वो H.C. मुखर्जी है थे। ठीक है, क्लियर, नोट डाउन कर लिया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, मतलब लागू किया गया था। भारत का संविधान देखो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पूरे भारत को एक यूनिफॉर्मली डिसिप्लिन वाइज चलाता है, हम सब उनको फॉलो करते हैं। तो एक मास्टर पीस है जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जान रहे हैं, उनका एक हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यार, बोर नहीं होना है और आराम से पढ़ना है। ठीक है, यार सुनो, 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर, जब भारत के संविधान को लागू किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, उस दिन को हम लोग 2015 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस बोल के मनाते हैं। क्लियर? भारत के संविधान बनाने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। क्लियर? देखो, तुम लोगों ने चीज देखा होगा, भारत के संविधान शुरू होने से पहले एक प्रियम्बल बोल के होता है। वो प्रियम्बल और कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, माने समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एक मूल भाव बोल सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय पंडित
Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 and adopted on 22 January 1947. यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में जाके प्रियम्बल बनता है. इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रियम्बल के बारे में एक सेपरेट टॉपिक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर? ओके, चलो. टोटल सेशंस ड्यूरिंग एंटायर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सोचो, एक इतना बड़ा लेंथिएस्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 11 सेशंस लगे. एलिफेंट मीटिंग्स. क्लियर? ओके. द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग, भारतवर्ष का जो फ्लैग है, प्रेजेंट फॉर्म, आज जो ये फ्लैग दिखता है, वो कब एडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947. क्लियर? ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा in a flowing italic style with calligraphy. Clear? Okay. Ashoka's pillar adopted in the form of national emblem of India on 26th January 1950. अशोका's पिलर या फिर अशोका स्तंभ है ना, वो 4 साइडेड लायन हेडेड वाला, उसको नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय स्तंभ है ना, तो वो 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था. ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 29 अगस्त 1947 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो बी आर अम्बेडकर के अंडर में 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था. ठीक है. बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी. ठीक है. चलो. इंटरिम गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू. इंटरिम मतलब इनिशियली 1946 में इनिशियली एक गवर्नमेंट बना. वो गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें देख रहा था उसका एक लिस्ट मैंने दे दिया. ठीक है. अच्छा, और एक चीज़ मुझे याद आया, देख लो. ओके, नहीं चलो शुरू करते हैं. इंटरिम गवर्नमेंट का ये है, देखो. जवाहरलाल नेहरू फॉरेन अफेयर्स कॉमनवेल्थ, और वल्लभ भाई होम एंड INB, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मथाई इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज, जगजीवन राम लेबर मिनिस्ट्री, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, लियाकत अली खान फाइनेंस, और सी राजा गोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स. क्लियर? ओके. अब देखो, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. ड्राफ्टिंग कमिटी इज बी आर अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्लियर? ओके. और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल. क्लियर? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, NM राव, पहले BL मित्र थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, TT कृष्णमाचारी, पहले DP खैतन थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. क्लियर? ओके. सोर्सेस एंड शेड्यूल, मतलब भारत के संविधान का सोर्स क्या था? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड फ्रॉम USA. क्लियर? सुनो मेरी बात. प्रियम्बल जो था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, वो इंस्पायर था. ठीक है. किससे? वो था USA से इंस्पायर था. USA से हम लोग और एक चीज से बहुत इंस्पायर थे, वो थे फंडामेंटल राइट्स. द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज, अमेंडमेंट माने चेंज है ना, वो चेंज हम लोग, वो चेंज का जो चीज़ है वो हम लोगों ने सीखा था साउथ अफ्रीका से. साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ राज्यसभा भी उठाया है. क्लियर? प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी हमने जर्मनी से देखा. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने UK ब्रिटेन से सीखा. सिंगल सिटीजनशिप
या फिर बाइकैमरलिज्म सिस्टम, ये भी हम लोगों ने यूके से ही सीखा। ठीक है, चलो। ए मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, हम लोग की जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पता चलेगा। मतलब मोटा मोटी तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहले ब्रिटिश हम पे हुकूमत करता है, मतलब उसका भी एक स्टाइल है, मैं सिखाऊंगा। मतलब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आया है ना, कैसे रूल करना शुरू किया। अब रूल करते करते ना वो ऐसा सोचने लगे कि चलो इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम पे लगाते हैं। धीरे 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 क्या करता है, स्वाधीनता का बात नहीं बोलता है, बोलते हैं हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, मतलब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मौका देंगे। वो अलग बात है, उसके बाद में से छोड़ के चला जाता है। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि आपका एक खुद का सेपरेट इनिशियली एक गवर्नमेंट टाइप होगा। तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, उससे ही ज़्यादातर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव किया गया है। ठीक है, शेड्यूल, अब देखो, एक होता है आर्टिकल और एक होता है शेड्यूल। ठीक है, तो आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें लिखा नहीं हुआ है जो शेड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले 8 थे, अभी 12 है। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा थर्ड लेक्चर या फिर फोर्थ लेक्चर में, मैं आर्टिकल्स और शेड्यूल के बारे में बात करूंगा। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ओके, सब पढ़ाया जाएगा। अब बस इतना याद रखो, जो आर्टिकल में डिस्कस नहीं है वो शेड्यूल में डिस्कस किया गया है। मतलब आर्टिकल को और थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है इन शेड्यूल। क्लियर, ओके। तो प्रोविजन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, मतलब हमारे भारत में और नया स्टेट्स बनाने का जो बारे में बात किया है वो फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विद इन 12 शेड्यूल, 12 नंबर शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट है जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विद इन 11 शेड्यूल इज 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स है 11 शेड्यूल में, जो पंचायती राज के बारे में बात करता है। ठीक है, शेड्यूल दैट डील्स विद लैंड रिफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, तो जो जमींदारी सिस्टम को कम्प्लीटली एवोलिश करता है, वो शेड्यूल 9 में है। ठीक है, ट्रेवल एडवाइजरी काउंसिल, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो शेड्यूल 5 में है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न में कुछ कुछ स्टेट्स में अब डिस्ट्रिक्ट में ही काउंसिल का सेटअप करने के लिए बोला गया, जहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मूल निवासी है, वो अपना कल्चर और अपना जो ज्योग्राफी है उसको संभाल के रख पाए। ठीक है, चलो बात करते हैं 9th शेड्यूल का। 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। देखो, 9th शेड्यूल जो बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है, तो उसको अमेंड किया गया। ठीक है, ऐड उसको ऐड किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951। क्लियर, ओके। ओके, तो फोर्थ शेड्यूल डील्स विद लोकेशन ऑफ सीट्स इन द राइट टू द स्टेट्स एंड, हाँ यहाँ पे कुछ गलती हुआ है। देखो, यहाँ पे क्या होगा, राइट्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा राज्यसभा। क्या होगा, राज्य, ये देखो राज्य लिख लो, हाँ, राज्य सभा। देखो, एक होता है यूनियन रिप्रेजेंटेशन, एक होता है स्टेट रिप्रेजेंटेशन। स्टेट असेंबली में होता है। ठीक है, और उसके बाद देखो, एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से यूनियन लेवल पे एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे लोकसभा कहा जाता है। और फिर क्या होता है कि स्टेट और यूनियन दोनों को मिला के लाइक एक इलेक्ट उसको उसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, और वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है अमॉन्ग ऑल द मिनिस्टर्स, और फिर राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्थ शेड्यूल क्या डिस्कस करता है। फोर्थ शेड्यूल ये कहता है कि एक स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में कितना कितना सीट होगा राज्यसभा में। ठीक है, मैक्सिमम सीट राज्यसभा में है, वो है यूपी में। यूपी का जो स्टेट है, वहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा पर राज्यसभा के
सीट्स है। क्लियर हुआ? देखो, समझने की कोशिश करना कि फोर्थ शेड्यूल बात करता है राज्यसभा के सीट्स, वो चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा वो उत्तर प्रदेश के स्टेट्स के अंडर आता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? चलो, एथ शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस के ऊपर डील करता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जब आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। इनिशियली 14 था, अभी 22 है। ठीक है, 21st अमेंडमेंट में सिंधी को ऐड किया गया, जो 1967 में एडिट किया गया। 71st अमेंडमेंट में जो 1992 में हुआ, उसके अंडर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। फिर 92nd अमेंडमेंट के अंडर जो 2003 में हुआ, उसके अंदर 3 लैंग्वेजेस मैथिली, डोगरी एंड बोडो को ऐड किया गया। क्लियर? ओके, चलो। इंग्लिश इज नॉट ए शेड्यूल लैंग्वेज अंडर शेड्यूल 8, याद रखना। ठीक है, चलो। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब कौन सा चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, कौन सा चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, कौन सा चीज़ स्टेट और यूनियन सेंट्रल दोनों एक साथ काम कर पाएंगे, वो उसको बोलते हैं यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो शेड्यूल 7 बात करता है। शेड्यूल 7 क्या करता है? पावर को डिवाइड करता है सेंटर, स्टेट और दोनों के बीच। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अभी कौन सा वो पावर है। देखो, पहले 98 था, सॉरी, पहले 97 था, फिर 98 हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर के पहले 66 था, अभी 59 हुआ है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में 52 है अभी, पहले 47 था। ठीक है, चलो देखो, तो देखो मेजर चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली में हमें जानना जरूर है, बाकी ज़रूरत नहीं है। यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डिफेंस आता है, नेवी आता है, एयरफोर्स आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है, एटॉमिक एनर्जी आता है, मिनरल रिसोर्सेज आता है, सीबीआई आता है, सिटीजनशिप आता है, जैसे काम में हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। चलो, रेलवे, सेंसस, सर्वे ऑफ इंडिया, शिपिंग एंड नेविगेशन, पिलग्रिमेज साइट्स आउटसाइड, भारत के बाहर जो पिलग्रिमेज है उसका कामकाज देखना इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, चलो समझ में आया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में क्या क्या काम क्या जो होता है। चलो, अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायत वगैरह। फिर देखो पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सैनिटेशन, ओके, पिलग्रिमेज इनसाइड इंडिया, अब हर एक स्टेट अपने अपने अंदर में जितने भी पिलग्रिमेज है उसका कामकाज संभालेगा। फेयर मतलब मेला, देन लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, एग्रीकल्चरल इनकम, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन लैंड, बिल्डिंग, सब स्टेट गवर्नमेंट देखता है। ठीक है, चलो। कॉन्करेंट लिस्ट, वैसे फॉरेस्ट, मैरिज, न्यूज़पेपर, बुक, प्रिंटिंग प्रेस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन। देखो, एजुकेशन पहले सिर्फ स्टेट लिस्ट में था, फिर 42nd अमेंडमेंट के अंडर में उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया। फिर ट्रेड यूनियन और सोशल सिक्योरिटी। क्लियर हुआ? ये कॉन्करेंट लिस्ट है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम कर पाएगा। क्लियर? ओके, चलो देखो, नेचर एंड द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, भारत का जो संविधान है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे विश्वास करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब जैसे प्रधानमंत्री होगा, उसका कैबिनेट मेंबर्स होगा, फिर ऑपोजिट में है ना ऑपोजिशंस बैठेंगे, लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस होगा, लोकसभा राज्यसभा होगा, से उसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक प्रेसिडेंट होगा, समझ रहे हो? चलो, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। चलो, पहला फीचर क्या है कि सबसे बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हमारा भारत का संविधान है। सबसे पहले उसको लेके तुमको प्राउड फील होना चाहिए। सेकेंड, डेराइव फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोगों ने पढ़ के हमने अपना खुद का बनाया है, इसीलिए 2 साल का समय लगा। इट्स नॉट इजी थिंग, राइट? चलो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों ने लिया, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्शियली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, इसका मतलब क्या है? सुनो मेरी बात।
पार्शियली रिजिड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बहुत ज़्यादा, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। लोकसभा में बिल लाओ, राज्यसभा में बिल लाओ, प्रेसिडेंट है ना, फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है कि चलो हाँ हो गया। अमेंडमेंट करना सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो, भारत का संविधान जो है वो ब्लैंड है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इतना भी सख्त कानून भी नहीं है और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि आया चेंज कर दिया, मन किया चेंज कर दिया। नो, यू कान चेंज। ठीक है, चलो। बेसिक रीजंस बिहाइंड द वास्टनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियंस एंड स्टेट्स। डेफिनेटली हमारा भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो स्टेट और यूनियन दोनों के बारे में ही बात करता है। नोमेनक्लेचर मतलब नाम, हाँ, ऑफ डबल एफ हो गया, ठीक है, ऑफ मिशन, ओके, ऑफ मी nomenclature made, nomenclature made, the naming that made in the constitution as, मतलब मेन बात है कि भारत जो है, हमारा जो कंट्री है ना, उसका नाम क्या रखा गया है? इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। अब हिंदी वाले जो हैं उसमें भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, वो वाला कोई बात नहीं, भारत आगे रखो, इंडिया आगे रखो, है तो हमारा देश है, हमारा मातृभूमि, राइट। चलो, अगर आप, चलो ये वाला पॉइंट अभी क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, और अगर कुछ आपको सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। कमेंट करो गाइस, कमेंट करो, जो भी आपको मन हो प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है, एंड डू शेयर ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जुड़ना मत भूलना व्हाट्सएप में। ठीक है, वहाँ पे हम लोग और एमसीक्यूज बहुत कुछ बातें बातें करते रहते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, शेयर एंड स्टडी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू मैटर्स। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।